हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपने सीएमए इंटरमीडिएट लॉ रिविजनरी सीरीज की पहली क्लास में हैं और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप आप सब भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। वीडियो शुरू करने से आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और एंड तक देखने के बाद लगे कि यार वीडियो बहुत यूज़फुल थी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन की तरह काम करेगा कि मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस और बनाती रहूं। सो अब बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम अपने पहले रिवीजन को चार्ट से करेंगे, देन अपनी मेन कॉन्सेप्ट बुक से करेंगे, जिनके दोनों के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, जाके वहां से आप ज्वाइन करके इन चार्ट्स को एंड पीडीएफ को यूटिलाइज कर सकते हैं। नो सो नाउ लेट्स बिगिन। सो आज हम अपने कंपनीज एक्ट का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। अब मैं आप लोग को पहले एक बार सीएमए का बता देती हूँ कि अपने मॉड्यूल में सेक्शन 1 से 122 तक डायरेक्टली प्रोविजंस लिखे हुए हैं, बट आप जब एक्चुअल एक्ट चेक करोगे तो उसमें चैप्टर्स बने हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 इस तरह से करके, और वो सेक्शन वाइज बाइफरकेटेड है, 1 to 2 3 to 22। तो मैंने जो आप लोग को मेन कॉन्सेप्ट बुक बना के दी है, वो भी मैंने आपको एक्चुअल कंपनीज एक्ट के चैप्टर वाइज बना के दी है। कंटेंट इसमें पूरा मॉड्यूल के बेस पे ही बनाया हुआ है, बट मैंने इसे एक्ट के चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है फॉर द इजी लर्निंग, फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी एंड देन चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन। तो आज के हम अपने इस क्लास में चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे एंड चैप्टर नंबर 2 का, विच इज इनकॉर्पोरेशन। अब इस चैप्टर नंबर 2 में एक्चुअल एक्ट में 3 से 22 तक सेक्शंस गिवन हैं, बट हम जो ये वीडियो है जो आपको अभी अवेलेबल हुआ है, इसमें हम 3 से 10A तक सेक्शंस को रिवाइज करेंगे एंड देन मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें हम रेस्ट ऑफ द सेक्शंस को रिवाइज करने वाले हैं। सो अभी जो आपको वीडियो मिला है उसमें 3 to 10A कवर होगा एंड चैप्टर 1 कवर करेंगे, फन वीडियो, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेक्शंस के लिए आपके पास एक सेकेंड वीडियो आएगा। सो नाउ हम अपना रिवीजन शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी, इसमें अपने दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सो सेक्शन 1 की अपन बात करते हैं, विच टॉक्स अबाउट कवरेज इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। सो ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। इसे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, मतलब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही बिल एक्ट बनता है। तो वो कब हुआ था? ऑन 29 अगस्त 2013। ये डेट आपके एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, रिमेंबर इट। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी। कंपनीज एक्ट हर कंपनी पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट दीज 5 कंपनीज। आप इन 5 कंपनीज को देखोगे तो ये स्पेशल एक्ट कंपनीज हैं, जैसे इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, स्पेशल एक्ट और एनी स्पेशल रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय द सीजी। अब इसमें क्या बोला गया है कि इन कंपनीज पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, बट उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है इन स्पेशल एक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपनी लॉ में एक प्रोविजन है कि एक कंपनी की लेवल ऑफ सब्सिडी सिर्फ 2 हो सकती हैं। जैसे ये ए लिमिटेड है, इसकी एक सब्सिडी बी हो गई और इसके नीचे बस एक और सब्सिडी हो सकती है। बट हम इंश्योरेंस एक्ट की बात करें तो उसमें है, लिखा हुआ है कि एक कंपनी की कितनी भी लेवल ऑफ सब्सिडीज हो सकती है। तो अब एक अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो उस पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, कंपनी लॉ या इंश्योरेंस एक्ट? द आंसर इज इंश्योरेंस एक्ट, बिकॉज उसका स्पेशल एक्ट इंश्योरेंस एक्ट है एंड ये कंपनी लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस केस में कंपनी को अपने इंश्योरेंस एक्ट से कंप्लाई करना होगा और कंपनीज एक्ट में ये माना जाएगा कि कंपनी कोई भी वायलेशन नहीं कर रही है लॉ का, बिकॉज वो अपने मेन एक्ट से कंप्लाई कर रही है। इसे अब एक बार हम बुक से देख लेते हैं। Sorry. Applicable to whole of India, applicable to every company incorporated under this act, except so far inconsistent with the provisions of insurance company, banking company, electricity company, special act company and company notified by CG।
अभी लास्ट में भी पोर्शन आपके एमसीक्यू के लिए ही रेलेवेंट है कि टोटल 470 सेक्शंस हैं इसमें, 29 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है एंड इसके 7 शेड्यूल्स हैं। 7 शेड्यूल्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपके मेन एक्ट में नहीं है, तो उसे अपन अलग से देख लेंगे। नाउ सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशन सेक्शन। सी बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है कंपनी लॉ में, बट मैंने क्या किया है, जो भी रेलेवेंट आपके चैप्टर्स होंगे उनके साथ ही मैंने डेफिनेशंस को कवर किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं अभी आपको यहाँ पे कंसोलिडेट डेफिनेशंस नहीं पढ़ा रही हूँ। सो विद इन 5 मिनट्स अपन ने अपने चैप्टर नंबर 1 को पूरा का पूरा खत्म कर लिया है। डन डना डन डन। ठीक है, सो अब अपन आगे बढ़ जाते हैं टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिसमें अपने 3 से 22 सेक्शंस हैं, बट अभी अपन 3 से 10A तक रिवाइज करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 3 से रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 9 रिवाइज करवा देती हूँ, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब एक कंपनी जब रजिस्टर हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो उसके इफेक्ट क्या आते हैं, मतलब बेसिकली एक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो अपन अगर अब फीचर्स की बात करें, तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि उसे एक अलग पर्सन की तरह देखा जाता है, उसे एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन की कह सकते हैं डेजिग्नेशन दी जाती है। मतलब अगर मैं मेंबर हूँ और कंपनी है, तो हम दोनों दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन है। कंपनी को हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो अपने मेंबर्स से जानी जाती है। कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसकी खुद की एक पहचान है। सो सबसे पहला फीचर है अपना सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी से अपन और क्या समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी खुद अपन क्या कंपनी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है और उन्हें होल्ड भी कर सकती है। इसके बाद इसके और अपन क्या समझ सकते हैं, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। मतलब कंपनी को कोई कंपनी के ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है या कंपनी भी किसी और पे केस फाइल कर सकती है। नाउ नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। ये अपन मतलब एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। फॉर सपोज अभी मैं आज एक कंपनी की मेंबर हूँ और आगे चल के मेरी डेथ हो जाती है या फिर मैं अनसाउंड माइंड की पागल हो जाती हूँ, तो इस केस में मैं कंपनी की मेंबर तो नहीं रहूंगी, बट मेरी मेंबरशिप छूट जाने से ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। तो ऐसे ही कहते हैं कि मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे बट कंपनी चलती रहेगी जब तक कि उसका वाइंडिंग अप ही नहीं हो जाता। इसके बाद अपन और क्या देख सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी का। अगर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब वो मेंबर्स के थ्रू नहीं जानी जाती है, तो इस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी। मतलब कि जितना उन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे उतने अमाउंट के लिए ही मेंबर्स लाइबल होंगे, या फिर अगर उन्होंने कोई गारंटी दी होगी कंपनी को कि हम आपको इतना पैसा प्रोवाइड करेंगे, तो उतने पैसे के लिए ही मेंबर लाइबल होंगे। इससे ज्यादा पैसा कंपनी मेंबर से नहीं मांग सकती है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर, कॉमन सील। अभी एक ऑप्शनल फीचर हो चुका है, 2015 में अमेंडमेंट आया था। 2015 तक कॉमन सील कंपलसरी होता था कंपनी के लिए रखना, बट आफ्टर 2015 इस एक ऑप्शनल प्रोविजन डाल दिया कि अगर कॉमन सील नहीं है, तो कंपनी दो डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर एंड एक सीएस से भी अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन या ऑथराइज करवा सकती है। मतलब अब कॉमन सील की नीड नहीं है, दो डायरेक्टर्स या एक डायरेक्टर एंड वन सीएस भी मिल करके कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब इसके बारे में बताती हूँ, जैसे अपन ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, इस पे अपन शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं। तो क्या बोला गया है, जितनी भी अपनी कंपनीज होती हैं उनमें अपन शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर को बेच सकता है, एक मेंबर किसी थर्ड पर्सन को बेच सकता है। बट आगे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी प्राइवेट कंपनी का, जिसमें ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि मेंबर्स अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के अलावा हर कंपनी अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकती है। अब इन पॉइंट्स को अपन बुक से भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कि कंपनीज एक्ट 1956, 1913, जो पुराने एक्ट है उनके बारे में बात हो रही है।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। Company is a separate legal person and artificial person. It has its own independent corporate existence. Limited liability. The liability of the members is limited to the extent of the nominal value of the shares held by them. मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर कंपनी मतलब मेंबर्स ने अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं तो जितना उनका शेयर्स पे पैसा बचा हुआ है सिर्फ कंपनी उनसे उतना पैसा ही मांग सकती है. The shareholders cannot be called upon to pay more than the unpaid value of the shares. Perpetual succession. The company has its existence from the time of incorporation to winding up. Members may come and members may go, but company survives up to the winding up. Next, separate property. Company is having right to acquire and transfer properties in its own name. Now, common seal. Common seal is used by company for affixing it in the documents such as contracts, etc. Since it is an artificial person and cannot sign on its own in the documents, now the use of common seal has been made optional as per the 2015 amendment. All such documents which required affixing to the common seal may now instead be signed by two directors or one director and one CS. Transferability of shares. The shares of the company, except in the private company, may be freely transferable. Capacity to sue and be sued. Being separate legal entity, company is having capacity to sue others and be sued by others. यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है गाइस? यस और नो? यस मैम, हमें यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका है. नाउ हम आगे बढ़ते हैं. हाँ तो गाइस, अभी तक अपन ने अपने फीचर्स पढ़ लिए कंपनी के. अब अपन आगे बढ़ते हैं. अभी मैंने आपको एक फीचर पढ़ाया था सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं. तो अब एक केस आता है कि कंपनी ने फॉर सपोज कोई फ्रॉड किया, कोई गलत काम किया, तो उसके लिए सजा किसे दी जाएगी, मेंबर्स को या कंपनी को? कंपनी को. बट अगर किसी को जेल में डालना है तो क्या कंपनी को जेल में डाला जा सकता है? नहीं. तो अब क्या करें? क्योंकि गलत काम तो लोग ही कर रहे हैं, कंपनी तो खुद से कोई गलत काम कर नहीं सकती बिकॉज वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो काम तो पीछे गलत कोई इंसान ही कर रहे हैं, जो उसके डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, वही गलत काम कर रहे हैं. तो अगर हम हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी देखते रहेंगे, उसका स्टेटस यही देखते रहेंगे, तो हम हमेशा कंपनी को ही पकड़ते रहेंगे, लेकिन उसके पीछे जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें तो पकड़ेंगे ही नहीं. तो लॉ ने एक प्रोविजन बनाया कि अगर कंपनी कोई गलत काम कर रही है तो इस केस में जो इनको सेपरेट लीगल स्टेटस मिला हुआ है, इसे हटा करके हम जो इसके पीछे एक्चुअल वर्किंग कर रहे हैं, जो एक्चुअल मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, उन्हें हम देखेंगे और उन्हें पकड़ेंगे कि हाँ भाई तुम लोग गलत काम कर रहे हो, और तुम उन लोगों को हम सजा देंगे, उनको हम पेनलाइज करेंगे, उन्हें हम जेल में डालेंगे. तो आगे यही कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि फॉर सपोज ये सारे मेंबर्स हैं और ये कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील है. तो यहाँ पे ये सारे कंपनी के मेंबर्स हैं और ये कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील है जो कि इसे सेपरेट लीगल स्टेटस देता है. बट अगर अब ये कुछ गलत काम कर रहे हैं तो कोर्ट लॉ ने क्या बोला कि कोर्ट को अगर लगता है कि ये गलत काम ये पीछे वाले लोग कर रहे हैं, तो ये जो इनका पर्दा यानी कॉर्पोरेट व्हील डला हुआ है सेपरेट लीगल स्टेटस का, वो इन्हें हटाकर यानी लिफ्ट करके देखेंगे कि पीछे असल लोग कौन है जो कि ये गलत काम कर रहे हैं. तो अब इसके बहुत सारे केसेस गिवन है कि किस किस केसेस में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जा सकता है. जैसे पहला केस, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. अभी रेवेन्यू से रिलेटेड क्या है कि फॉर सपोज कंपनी टैक्स इवेजन कर रही है यानी टैक्स की चोरी कर रही है, तो इस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करो. ठीक है. नेक्स्ट केस हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी करेक्टर. वैसे तो कंपनी मतलब इसका केस भी है, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड कंपनी लिमिटेड. बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर कंपनी वैसे तो जब अगर हम उसको कंपनी के एक बार इनकॉर्पोरेशन को देख के देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारी फ्रेंड कंपनी ही है. बट इसके पीछे के जो हम मेन मेंबर्स को देख रहे हैं, मैनेजमेंट को देख रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि नहीं ये तो हमारे एनिमी कंट्री के मेंबर्स हैं. तो इस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि ये कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, बट ये देखेंगे कि इसे पीछे कौन लोग चला रहे हैं. और अगर हमें लगता है कि ये एनिमी है हमारे, तो
ऐसी कंपनी के भी हम साथ डील नहीं करेंगे और इसके कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके देखेंगे कि इनका एक्चुअल स्टेटस क्या है। देखो इसमें ना बहुत सारे ना केस लॉज गिवन है, आपके मॉड्यूल में ये सारे एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो मैंने अभी आपके बुक में इन्हें इन्वॉल्व नहीं किया है, सिर्फ मैंने इनके नाम ही आपको लिख करके दिए हैं। बट अगर आप कहोगे, मुझे एक बार आप कमेंट में बता देना कि अगर आपको ये केस लॉज डिटेल में समझने हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी जिसमें इन सारे केस लॉज को मैं डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर लूंगी और प्रॉपर आपको इसके चार्ट्स भी बना के दे दूंगी। तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि अगर आपको इनको डिटेल अंडरस्टैंडिंग इनकी चाहिए हो तो। नाउ अपना थर्ड केस, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अगर कोर्ट को लगता है कि यार कंपनी तो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, कोई गलत काम कर रही है, तो उस केस में भी वो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट हो गया कंपनी मेयर शैम और क्लोक। शैम मतलब डिब्बा कंपनी, मतलब कंपनी ही फर्जी खोली गई है बस अपन के पैसे को इधर उधर करने के लिए या कोई और दूसरा गलत काम करने के लिए। और क्लोक का मतलब हुआ टू हाइड समथिंग, मतलब उन्हें कुछ छुपाना है इसलिए उन्होंने एक कंपनी और बना दी। मतलब होता है ना कि 20 कंपनियां खोल के रख दी, फिर पैसे को घुमा रहे हो और पता ही नहीं चल रहा कि पैसा असल में आ कहाँ से रहा है, ये ब्लैक मनी है या वाइट मनी है, वो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसी जो कंपनीज खोली जाती हैं उनका कोई भी लेजिटिमेट यूज नहीं होता है, उनका गलत कामों में ही यूज होता है। तो इसलिए इन केसेस में भी कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करके देख सकता है कि इनके पीछे असली लोग कौन है, असली मैनेजमेंट कौन है, असली मेंबर्स कौन है। फिफ्थ पॉइंट, कंपनी एक्टिंग एज एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है मेंबर्स के साथ वो ऐसा है कि कंपनी उनके बिहाफ पे एज एन एजेंट बन के काम करेगी, तो यहाँ पे तो वैसे भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हो गया। और अपन ने पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल और एजेंट में एजेंट कोई भी काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है, तो यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स बिंग प्रिंसिपल ओवर हियर तो वो भी लाइबल होंगे और यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा। नाउ द सिक्स पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। मतलब अगर कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जिससे वेलफेयर मतलब कि जैसे बोनस एक्ट हो गया या फिर कोई दूसरा कम लेबर लॉ हो गया उसका वायलेशन हो रहा है या फिर उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो रही है या गलत तरीके से वेलफेयर जो लेबर्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके देख सकता है कि कंपनी ने ऐसा क्या किया है, ऐसे कौन सी गलत कंपनी खोली है या गलत काम किया है ताकि वो इस जो इनको पैसा देना चाहिए लेबर को वो नहीं दे रहे हैं। इसका भी ये केस लॉ है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। आप ये केस लॉ इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट क्या है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं इसे आपको डिटेल में आपके साथ इसे एक्सप्लेन कर लूंगी। टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब अगर कोर्ट ने कंपनी को कोई ऑर्डर दिया कि आप ऐसे ये काम को करो और कंपनी ने वो काम नहीं किया यानी उन्होंने कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको नहीं माना, तो इस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करो और पीछे देखो कि कौन से लोग हैं जिन्होंने मेरे ऑर्डर को नहीं माना है। तो अभी तक अपन ने सारे ये केसेस को पढ़ लिया, एक बार हम अपने से बुक से भी रीड कर लेते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, where a fraudulent and dishonest use is made of the legal entity. The individuals concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. The court will break through the corporate shell and apply the principle of what is called as lifting or piercing of corporate wheel. The court will look behind the corporate entity and take action as though no entity separates from the members existed and make members or the controlling person liable for debts and obligations of the company. In the following circumstances, different courts found it necessary to lift the corporate wheel and punish the actual person who did wrong or unlawful acts under the name of the company. अब ये सारे केसेस है अपने। Protection of revenue. In case of tax evasion or circumventing tax obligation, court may lift corporate wheel. Determination of enemy character. Court company being an artificial person cannot be enemy or friend. But during war, it may become necessary to lift the corporate wheel and see the persons behind it to determine whether they are friends or enemy. This is due to the reason that though a company enjoys separate legal entity, but its affairs are run by individuals.
और ये इसका केस लॉ है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। Prevention of fraud, where a company is used for committing frauds or improper conduct. Jones versus Lipman. कंपनी मेयर शैम और क्लोक। मैं इसमें ये लिख भी देती हूँ। शैम तो मतलब कि फर्जी कंपनी, फर्जी, और क्लोक मतलब टू हाइड समथिंग। Where company is a mere sham used for committing illegalities and to defraud people, the court shall lift the corporate wheel. Gilfil Motor Company Limited versus Horn. Now the next point, where a company acts as agent of its shareholders. If there is an arrangement between the shareholders and the company that the latter will act as agent of shareholders for the purpose of carrying on the business is essentially of that shareholders and will have unlimited liability. Avoidance of welfare legislation. Where a company tries to avoid its legal obligations, the corporate wheel shall be lifted. Now the last point, to punish for contempt of court. Company being an artificial person cannot disobey the orders of the court, therefore the persons at fault should be identified. तो यहाँ तक अपन ने सारे केसेस भी पढ़ लिए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के मतलब को रिवाइज भी कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे डाउट रेज कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सेक्शन 1 पढ़ लिया, डेफिनेशंस वाला देख लिया, एंड उसके बाद अपन ने फीचर्स देख लिए कंपनी के, एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील देख लिया। अब उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कंपनी की जो हमें आगे काम आएंगी। सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी अगर अपन समझें तो दो टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, या तो लिमिटेड होगी या फिर अनलिमिटेड कंपनी होगी। अब लिमिटेड में भी आगे दो टाइप्स आते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, इसे हम अब समझते हैं अपनी डेफिनेशन से। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, उसमें जो भी मेंबर्स कंपनी में होते हैं वो कंपनी को एक गारंटी देते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हम आपको एक सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगे। फॉर सपोज मैं बात करती हूँ, एक कंपनी है, उसके 3 मेंबर्स हैं, एबीसी लिमिटेड, एबीसी, एंड कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने 1 लाख की गारंटी दी है कंपनी को, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी को 4 लाख की जरूरत है टू पे देयर डेट्स। इन्होंने अपने गारंटी अमाउंट 1 लाख कंपनी को प्रोवाइड करा दिया, यानी टोटल 3 लाख कंपनी को प्रोवाइड करा दिए। अब कंपनी को 1 लाख की स्टिल जरूरत है, तो क्या 1 लाख ये कंपनी इन लोगों से मांग सकती है? द आंसर इज नो, बिकॉज इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट गारंटीड बाय देम। ऐसे ही दूसरा आता है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है कि फॉर सपोज आज मैं हूँ, मैंने एक 10 रुपए का शेयर खरीदा और उस पर मैं 5 रुपए उन्हें पे कर चुकी हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी कंपनी को सिर्फ 5 रुपए और पे करने की है, उससे ज्यादा कंपनी मुझसे नहीं मांग सकती है। या तो कंपनी मुझसे कॉल के टाइम पे 5 रुपए मांग ले, या फिर जब वो वाइंडिंग अप में जा रही है जब मुझसे 5 रुपए कॉल कर ले, तो कंपनी मुझसे 5 रुपए से ज्यादा नहीं मंगवा सकती, यानी मेरा यहाँ पे भी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। अब अपन देख लेते हैं एक बार, लिमिटेड बाय गारंटी, लाइबल अप टू अमाउंट guaranteed, call upon to contribute at the time of winding up. And then limited by shares, liable up to amount unpaid on shares, call upon at the time of winding up or when calls are due. अब आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि लिमिटेड बाय गारंटी में तो कंपनी मेंबर से पैसा सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवा सकती है, लेकिन शेयर्स में कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे भी मंगवा सकती है या नॉर्मल कॉल करके भी मंगवा सकती है। इसमें ये एक एक्स्ट्रा आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो कि अब जो आईएफएससी में कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं वो सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर कंपनी ही बन सकती है। आपके एमसीक्यू में
आ सकता है। या पॉइंट आपके मॉड्यूल में गिवन नहीं है, बट हाँ एक एक्स्ट्रा आपके लिए नॉलेज का भी पॉइंट है ये, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब इतना अपन बुक से देख लेते हैं। Company limited by guarantee, section 221. Company having the liability of its members limited by memorandum to such amount as member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member. अब हाँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ कि फॉर सपोज मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, नंदिनी। मैं एक कंपनी में फॉर सपोज एबीसी लिमिटेड में मेंबर थी एज ऑन 1 अप्रैल, 31 ले लेते हैं, 31 जनवरी 24, 31 जनवरी 24 को मैं इस कंपनी की मेंबर बनी थी। ठीक है। और मैंने इस कंपनी की मेंबरशिप यानी मैंने इस कंपनी के शेयर्स बेच दिए 1 अप्रैल 25 को। ठीक है। और मेरे शेयर्स बेचने के बाद ऑन 30 सितंबर, सॉरी यहाँ पे 24 आएगा, 31 जनवरी को मैंने शेयर्स खरीदे थे, 1 अप्रैल को मैंने बेच दिए एंड 30 सितंबर को कंपनी वाइंड अप हो जाती है। तो यानी वाइंडिंग अप के टाइम पे मैं तो इस कंपनी की मेंबर हूँ नहीं, तो मेरे जगह जो दूसरे मेंबर्स होंगे वो असेट्स के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जो भी उनकी लाइबिलिटी होगी उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। बट फॉर सपोज ऐसा मानते हैं कि जो उनके एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो अब यहाँ पे अपन देखें तो जब मैंने शेयर्स खरीदे थे और जब मैंने बेचे थे, मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल को बेचे थे और वाइंडिंग अप कब हो गया 30 सितंबर को, यानी इन दोनों डेट्स के बीच में कितना टाइम पीरियड है, 6 महीने का। ठीक है। मैं मेंबर नहीं रही और जब कंपनी वाइंड अप हुई तो उसके बीच में सिर्फ 6 महीने का गैप है, तो कंपनी अगर चाहे, उनका अगर एग्जिस्टिंग मेंबर उन्हें पैसे नहीं दे रहा है तो वो अपने एक्स मेंबर से भी पैसे मंगवा सकती है। एक्स मेंबर। और ये पीरियड कितना होना चाहिए, 12 मंथ्स का, यानी 1 साल का। मतलब अगर मैं वाइंडिंग अप से 12 महीने पीछे जाके देखूं तो जो भी मेरे मेंबर्स होंगे, कंपनी के मेंबर्स होंगे, कंपनी उनसे पैसा कॉल कर सकती है। अब मैं अगर 30 सितंबर 24 से 12 महीने बैक जाऊं तो आता है 1 अक्टूबर 23, यानी जो मेंबर्स 1 अक्टूबर 23 से प्रेजेंट होंगे इस कंपनी में, यानी 1 अक्टूबर 23 से लेकर 30 सितंबर तक जो भी मेंबर्स थे, और मैं इसकी मेंबर बनी हूँ 31 जनवरी को, यानी मैं इस टाइम पे इसकी मेंबर थी इस पीरियड में, तो कंपनी मुझसे भी पैसा मांग सकती है। समझ में आया ये पॉइंट? While he is a member or within 1 year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member। इसको मैं आपके उस मेन कॉपी में भी बना के आपको दे देती हूँ। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि फॉर सपोज मिस्टर ए कंपनी के मेंबर बने ऑन 31 जैन 24, और वो आउट हो गए ऑन 1 अप्रैल 24। ठीक है। और कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है ऑन 30 सितंबर 24। ठीक है। तो अपन अब देखें, सब दो तरीके से अपन देख सकते हैं। यानी अगर मैं 1 अप्रैल 24 को कंपनी की मेंबर नहीं रही हूँ, तो यहाँ से अगर अपन 12 महीने लगाए, यानी 31 मार्च 25, यानी इस पीरियड में अगर कंपनी वाइंड अप होती है
तो वो मुझे कॉल कर सकती है टू डिस्चार्ज दी लाइबिलिटी। और अगर हम इसे दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि ये कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, इसकी वाइंडिंग अप की डेट 30 सितंबर है, तो इससे 12 महीने पीछे जा करके, यानी 1 अक्टूबर 23 से, यानी अगर 1 अक्टूबर 23 से लेकर के 30 सितंबर तक जितने भी इसके मेंबर्स हैं, यानी वो प्रेजेंट हो या उसके एक्स मेंबर्स हों, उन सबको कंपनी कॉल कर सकती है फॉर पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी। समझ में आया ये पॉइंट? दोनों तरीके से देख सकते हो, आप मेंबर के प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हो और कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हो। Company may sometimes choose to be limited by guarantee despite having share capital. Then liability of such company is not merely limited to the amount as stated above in respect of guarantee not having share capital. He may be called upon to also contribute to the extent of any sum remaining unpaid on the shares. सी अब ये जो पॉइंट है ना, मतलब मैंने आज तक कोई भी कंपनी नहीं देखी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है। मतलब मैंने तो आज तक कोई कंपनी ही नहीं देखी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी वाले कॉन्सेप्ट पे चलती हो। बट हाँ, ये एक प्रोविजन गिवन है कि फॉर सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो लिमिटेड बाय गारंटी भी है और लिमिटेड बाय शेयर्स भी है। तो यानी मेंबर्स ने एक गारंटी अमाउंट भी दे रखा है और उन्होंने कुछ शेयर्स भी खरीद रखे हैं। तो मेंबर्स की दो लाइबिलिटी हुई, एक तो ये गारंटी अमाउंट देने की, और उनका जितना भी अनपेड अमाउंट है शेयर्स के ऊपर, वो अमाउंट भी उन्हें कंपनी को पे करना पड़ेगा। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप, अपने इसे बस याद रखना कि हाँ इस तरह से भी कुछ होता है। One second, let me have some water. Now, company limited by shares. Section 2, Clause 22. Company having the liability limited by memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. A company's liability is never limited. It is the liability of the shareholders that is limited. The liability of members can be enforced at any time during the existence and during the winding up of the company. There is no liability to pay any balance amount due on the shares except in pursuance of any calls duly made while the company is a going concern or of calls made in the event of the winding up of the company. वही बात बोल रहे हैं कि वाइंडिंग अप के टाइम पे भी मंगवा सकते हैं या फिर कॉल करके भी मंगवा सकते हैं, बट उतना ही पैसा मंगवा सकते हैं जितना कि अनपेड बचा है उनके शेयर्स के ऊपर। नाउ अनलिमिटेड कंपनी, नाम से ही समझ में आता है जिन पे मेंबर्स की कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी लिमिट नहीं होती है लाइबिलिटी पर। No limit on the liability of its members is an unlimited company. Thus, in case of an unlimited company, the liability of each member extends to the whole amount of the company's debts and liabilities. The liability of members of an unlimited company is similar to that of partners, but unlike the liability of partners, हाँ, अब मैं आपको ये पॉइंट भी समझा देती हूँ, ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर अब मैं एक अनलिमिटेड कंपनी की बात करूँ, तो अनलिमिटेड कंपनी एक तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म ही हो गई, क्योंकि उसमें भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट दोनों में एक डिफरेंस होता है कि अपन कहते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर और फर्म के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। यानी अगर फर्म ने कोई भी काम किया तो उसके लिए पार्टनर लाइबल हो सकते हैं, और डायरेक्टली जो थर्ड पार्टी है वो पार्टनर पे भी केस फाइल कर सकते हैं, डायरेक्टली उनसे पैसा मांग सकते हैं। बट कंपनी के केस में जो भी क्रेडिटर्स है, जो भी थर्ड पार्टीज हैं, वो डायरेक्टली मेंबर से पैसा नहीं मांग सकती हैं। उसके लिए उन्हें कंपनी के पास ही जाना होगा, कंपनी के अगेंस्ट ही उन्हें केस फाइल करना होगा। और जब अगर कंपनी पे केस फाइल हो जाएगा, उस पर अगर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, तब ये लिक्विडेटर मेंबर्स को रीच अप्रोच कर सकता है कि आप मुझे पैसा जमा करवाओ। ये पॉइंट समझ में आता है? अपन अब इसे पढ़ लेते हैं। The liability of its members is similar to that of partners, but unlike the liability of partners, the members cannot be directly proceeded against. But official liquidator may call upon the members to discharge the debts and liabilities without limit.
नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2, क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी में सिंपल है, अपन को तीन रिस्ट्रिक्शंस याद रखनी है। पहला तो राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, मेंबर्स अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी ओनली 200, और कंपनी पब्लिक से अपने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन नहीं भेज सकती है। अब ये जो 200 की लिमिट है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इन फॉलोइंग पर्सन को हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। पहला तो एम्प्लॉयज, जो उनके प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं। सेकंड, जो उनके पास्ट एम्प्लॉयज हैं, यानी उनके जो एक्स एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। एंड थर्ड, जो भी जॉइंट मेंबर्स है, फॉर सपोज हस्बैंड वाइफ ने मिलके शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो हम उन्हें एज अ सिंगल मेंबर ही काउंट करेंगे। अब इस पे एक पॉइंट आता है मेरे दिमाग में कि क्या, फॉर सपोज एक मिस्टर ए है, वो पहले मेंबर थे कंपनी के, तो उन्हें हम 200 की लिमिट में काउंट करते थे। फॉर सपोज वो 1 अप्रैल 25 को मेंबर थे कंपनी के, तो उन्हें हमने 200 की लिमिट में काउंट किया। फिर वो 1 मई 25 को कंपनी के एम्प्लॉय भी बन जाते हैं, तो क्या अब वो 200 की लिमिट में काउंट होंगे या नहीं होंगे? द आंसर इज यस, वो काउंट होंगे, क्योंकि वो पहले मेंबर थे एंड देन वो एम्प्लॉय बने हैं, इसलिए वो 200 की लिमिट में काउंट होंगे। यही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। Formerly member, then become employee, then it is counted in 200 limit। ठीक है, अब इसे हम बुक से देख लेते हैं। Company having minimum paid up share capital as prescribed and which by its articles restricts right to transfer shares. Maximum members can be 200 except in OPC, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है। अब यहाँ पे वही है, जॉइंट मेंबर्स के केस में उन्हें सिंगल मेंबर की तरह काउंट किया जाएगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयज एक्स एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। एंड हाँ, अब जो मेरा नोट था, जो मैंने अलग से आपको पॉइंट बताया बताया था, द एग्जेम्पशन कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय फर्स्ट बीइंग एनरोल्ड एज मेंबर एंड देन इंडक्टेड एज एम्प्लॉय। मतलब अगर आप पहले मेंबर थे एंड देन एम्प्लॉय बने, तो आप 200 की लिमिट में काउंट होंगे। एंड देन थर्ड restriction prohibits any invitation to public to subscribe for its securities. Now कुछ additional points. An additional restriction not contained in articles but in a private agreement but between two shareholders which places further obstacles in the way of transferability is not binding either on the company or on the shareholders। वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, अगर उनमें कोई और भी रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है तो वो तो कंपनी पे एप्लीकेबल होगी। बट अगर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो कि आर्टिकल्स में नहीं लिखी हुई है, बट उन्होंने कंपनी ने एक अलग से अग्रीमेंट किया है मेंबर्स के साथ, उसमें लिखी हुई है, तो वो अग्रीमेंट ना कि मेंबर्स पे एप्लीकेबल होगा ना ही कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, बिकॉज वो आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ है, एक प्राइवेट अग्रीमेंट है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाती है। वो एक तरह से वॉइड है, उसकी कोई भी लीगल इफेक्ट उस एग्रीमेंट का नहीं होगा। And the last point, the cap on the number of members does not affect the number of debenture holders that a private company can have। मतलब वही सिंपल सी बात है, ये जो हमने 200 की लिमिट पढ़ी, ये शेयर होल्डर्स की है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की है। डिबेंचर होल्डर्स कितने भी नंबर के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Public company, section 2, clause 71। Public company, simple definition, which is not a private company and having minimum paid up share capital as prescribed। prescribe मतलब rules में कुछ लिखी हुई हो और अभी तक rules में कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है। इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आता है कि फॉर सपोज एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है बी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लेकिन इसकी होल्डिंग एक पब्लिक कंपनी है, तो इसे भी हम पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब इसे हम पढ़ लेते हैं बुक से। A company which is not a private company having minimum paid up share capital as prescribed, nothing is prescribed so far. Provided that the company which is a subsidiary of a company not being a private company, that is public company, shall be deemed to be a public company for the purposes of this act even where such subsidiary continues to be a private कंपनी इन आर्टिकल्स। मतलब भली से वो प्राइवेट कंपनी, उसका नाम भी हम बी प्राइवेट लिमिटेड है, बट हम उसे एज अ पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे, सारे कंप्लायंसेस उसे पब्लिक कंपनी वाले ही फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया किसी को कोई भी डाउट? यस मैम, हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो जी, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अपनी अब नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45। अब गवर्नमेंट कंपनी का क्या प्रोविजन है? ऐसी कंपनी जिसमें 51% स्टेक यानी 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसने होल्ड करी हुई है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, या फिर पार्टली सीजी ने भी होल्ड करी हुई है और पार्टली एसजी ने भी होल्ड करी हुई है। ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। इसमें एक चीज और इंक्लूड होती है कि एक कंपनी है, फॉर सपोज आईओसीएल लेती हूँ मैं। आईओसीएल आईओसीएल एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसकी एक सब्सिडरी है कोई भी बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड में डायरेक्टली गवर्नमेंट का कोई भी स्टेक नहीं है, बट ये इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो हम इसे भी एज अ गवर्नमेंट कंपनी ही ट्रीट करेंगे। यही पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आगे बढ़ते हैं अब। फॉरेन कंपनी सेक्शन 242। अब ये क्या है? फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया से बाहर हुआ है, बट वो इंडिया में बिजनेस कर रही है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में है। अब प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है? या तो उसका खुद का बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस हो, यानी उसका खुद का यहाँ पे ऑफिस हो, या फिर वो किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पे वर्क कर रही हो, या फिर अब जैसे उसका खुद का ऑफिस है यानी उसका फिजिकली यहाँ पे ऑफिस है, और या फिर वो वर्चुअली यहाँ पे वर्क कर रही है। फॉर सपोज आई थिंक अभी कोई भी कंपनी, फॉर सपोज अगर मैं एप्पल ले लेती हूँ, अगर एप्पल का यहाँ पे अगर कोई भी स्टोर नहीं है और वो सिर्फ अमेजोन के थ्रू यहाँ पे अपने सामान को बेच रहा है, यानी उसकी सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है और कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो सिंपल सा है, ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन तो बाहर हुआ है, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर है, या तो खुद से या एजेंट के थ्रू, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, और वो यहाँ पे बिजनेस कर रही है। अब इन दोनों डेफिनेशन को बुक से देख लेते हैं। एनी कंपनी in which at least 51% of paid up share capital is held by CG, SG or partly, and includes a company which is a subsidiary of such government company। अभी कुछ नोट्स हैं। पहला, कि जो गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं हम उन्हें गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं कह सकते हैं। सेकंड, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे एमसीए होगा, एमसीए हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गए, ये तो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के। बट जैसे आईओसीएल है, बीपीसीएल है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स नहीं है। थर्ड पॉइंट, लीगल स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अफेक्टेड जस्ट बिकॉज शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी जैसे बाकी कंपनीज होती है वैसी ही गवर्नमेंट कंपनी होती है, उसके लीगल स्टेटस में कोई भी फर्क नहीं आता है जस्ट बिकॉज उसके शेयर कैपिटल को गवर्नमेंट्स ने हेल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक और प्राइवेट, मतलब दोनों तरीके से इनकॉर्पोरेट हो सकती है, बट जनरली अभी तक जितनी भी कंपनीज इंडिया में गवर्नमेंट वाली हैं वो सारी की सारी पब्लिक ही हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कंपनी, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India whether by itself or through its agent physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner। अभी कुछ इसके भी पॉइंट्स ये रखे हैं। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विथ आरओसी आर आल्सो एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सिर्फ फॉरेन कंपनी ने, मतलब जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उन्होंने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी हेल्ड करी हुई है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो अगर ऐसी सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और वो कोई भी बिजनेस, मेन पॉइंट है यहाँ पे बिजनेस, अगर वो यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी भली उन्होंने खरीद रखी हो, स्टिल हम उसे फॉरेन कंपनी का स्टेटस नहीं देंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड,
Company incorporated outside India having shareholders who all are Indian citizen and having its business outside India is not a foreign company. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके मेंबर्स कौन है, अगर उनके मेंबर्स इंडियन सिटीजन्स हैं या फिर सारे फॉरेन सिटीजन हैं, इससे फॉरेन कंपनी के स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला केस तो क्या हो गया कि एक जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है बट उसके सारे मेंबर्स इंडियन हैं, बट वो बिजनेस यहाँ पे नहीं कर रही है, तो हम स्टिल उसे फॉरेन कंपनी का स्टेटस नहीं देंगे। यहाँ पे सारी बात बिजनेस पे आ जाती है। अगर बिजनेस यहाँ पे होगा तो फॉरेन कंपनी बोलेंगे, बिजनेस यहाँ पे नहीं होगा तो हम उसे फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे। ठीक है। Now the next point is company incorporated in India but having all foreign shareholders shall be an Indian company। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि कंपनी ही जो यहाँ पे बनी है बट उसके सारे मेंबर्स बाहर के हैं, तो इससे क्या फर्क हुआ, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो हम इसे तो इंडियन कंपनी ही बोलेंगे। हाँ जी। तो फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा है। सब हमें यही चीज़ देखनी है कि उसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ है। दो पॉइंट्स हैं, उसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ है और उसका यहाँ पे कोई बिजनेस है या नहीं है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती है तब हम उसे फॉरेन कंपनी का स्टेटस देंगे, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं। सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 87। A company in which holding company controls the composition of the board of directors। अब सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो इसके ऊपर कंपनी है, मतलब जिसने इसके मेजॉरिटी शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो जो ऊपर उसके कंपनी है वो या तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर पाए या फिर उसकी आधी से ज्यादा शेयर कैपिटल को खरीद ले। देखो, दो तरीके से कंट्रोल आ सकता है किसी भी कंपनी पे। फॉर सपोज एक ये ए कंपनी है, उसकी दो सब्सिडरीज हैं बी और सी। बी को तो उसने कैसे कंट्रोल किया हुआ है कि उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसे पूरा ये कंट्रोल करता है, किस आदमी को इन करना है, किसे बाहर निकालना है, सब ए डिसाइड करता है। और दूसरी कंपनी है सी, उसकी फॉर सपोज 60% शेयर कैपिटल इसके पास है, तो यहाँ पे भी कंट्रोल आ गया। कोई भी इसकी मीटिंग होगी, कोई भी रेजोल्यूशन पास करेगा तो इसका एक वोट ही 60% की वेटेज रखेगा, तो ये मेजोरिटी सारे जितने भी रेजोल्यूशन पास होंगे कंपनी में उसे ये हैंडल कर पाएगा, इसे वो ऑपरेट कर पाएगा। तो दो तरीके से कंट्रोल आता है, या तो आप उसके बोर्ड को कंट्रोल कर लो या फिर आधे से ज्यादा उसकी शेयर कैपिटल को होल्ड कर लो। अब इसमें एक पॉइंट, एक तरीके से कंट्रोल और आ सकता है कि फॉर सपोज ये एक बैंक है, या फिर बैंक छोड़ो, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने बी को लोन दिया 10 करोड़ का, और बी ने बोला मैं आपको 1 साल में वापस लौटा दूंगा, बट ए ने बोला कि हम मैं आप पे विश्वास कैसे करूं। तो उन्होंने बीच में एक अग्रीमेंट किया कि जब तक ये लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक ए बी को कंट्रोल करेगा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उसके मेजर डिसीजंस में ए का हमेशा इंटरफेरेंस रहेगा। तो अगर इस तरह का अग्रीमेंट हुआ हुआ है तो इससे भी बी पर कंट्रोल आ गया ए का। अब यहाँ पे ना ही वो बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक तरीके से अग्रीमेंट है कि जितने भी आपके डिसीजंस होंगे उसमें ए से भी पूछा जाएगा। तो वो ना बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं ना उनके पास कैपिटल है, स्टिल वो इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं थ्रू दिस अग्रीमेंट। तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, कंट्रोल में बी गिवन थ्रू अग्रीमेंट टू। सॉरी। Now, the next company, associate company, section 2, clause 6। अब ये क्या बोलता है कि देखो, अगर हम सब्सिडरी कंपनी की देखें तो 51% से ऊपर आपके पास स्टेक होना चाहिए तब आपका कंट्रोल आएगा। बट एसोसिएट कंपनी में क्या है कि अगर आपके पास 20% से ज़्यादा और 50% तक अगर किसी कंपनी का स्टेक है तो वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। इसमें आप कंपनी को कंट्रोल नहीं करोगे बिकॉज आपके पास आधे से ज़्यादा उसके कैपिटल नहीं है, बट आप एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखोगे। मतलब
होता है ना कि अगर आपके पास 25% शेयर्स उसके हैं, तो कोई भी मीटिंग होगी तो आपके शेयर का 25% का वेट होगा। तो आप एक मेजर होल्डिंग रखते हो यहाँ पर भी, बट आप इसे कंट्रोल नहीं करते, बिकॉज कंट्रोल तो 51 से ऊपर में आता है। तो हाँ, सिर्फ अगर आप इस बैंडविड्थ में अगर आपके पास कैपिटल है, तो आप कंपनी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी भी डिसीजन के लिए, बट कंट्रोल नहीं करोगे। तो यही यहाँ पे पॉइंट है कि एसोसिएट बनने के लिए आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आएगा? जब 20% से ज्यादा आपके पास शेयर कैपिटल होगी, अप टू 50%। ऐसे ही इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड होता है जॉइंट वेंचर का। जॉइंट वेंचर आपने सुना होगा, जिसमें एक दो कंपनीज है, उन्होंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोला और 50% की इक्वल होल्डिंग है। तो यानी इसमें आप कोई भी एक जना कंट्रोल नहीं कर रहा, बिकॉज 51% नहीं है। तो इसमें भी अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बिकॉज दोनों इक्वली इसे होल्ड कर रहे हैं एंड हैविंग इक्वल शेयर। तो यहाँ पे भी इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एंड दस सी इज अ यू नो एसोसिएट कंपनी ऑफ ए एंड बी। समझ में आया यहाँ तक? अब इसे भी अपन बुक से देख लेते हैं। होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46। होल्डिंग कंपनी की तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। होल्डिंग कंपनी इज अ होल्डिंग इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। मतलब होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी अदर कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो। तो अगर अपन को सब्सिडरी कंपनी का मतलब पता है, तो मतलब होल्डिंग कंपनी का तो मतलब पता ही है। Now, subsidiary company. Section 2, Clause 87. In relation to any other company means a company in which the holding company controls the composition of the board or exercise or controls more than one half of the total share capital either on its own or together with one or the more subsidiaries. अब ये point क्या है कि for suppose एक A लिमिटेड है, उसके पास B लिमिटेड है, एक सब्सिडरी जिसमें वो 60% होल्ड करता है, और एक और कंपनी है सी लिमिटेड, उसमें ए की होल्डिंग है 40% की और बी की होल्डिंग है 30% की। तो यहाँ पे ए अकेला सी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बट अगर हम बी का शेयर जोड़े तो ये कंट्रोल कर पा रहा है। तो यही पॉइंट है, या तो कंपनी खुद डायरेक्टली कंट्रोल करे या अपनी सब्सिडरी की तरह इनडायरेक्टली कंट्रोल करे, तो हम इसको सब्सिडरी मानेंगे। समझ में आया ये पॉइंट? अब notes है, a company shall be deemed to be a subsidiary company even if control is of another subsidiary company of holding company। ये पॉइंट अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया ही था। कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज एलएलपी इज आल्सो इंक्लूडेड। नाउ द थर्ड पॉइंट, वही यहाँ पे भी वही अग्रीमेंट वाला है कि अगर इन्होंने कैपिटल लिंक होल्ड नहीं कर रखी है या फिर ये बोर्ड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बट अगर इनका एग्रीमेंट है कोई भी लोन को लेकर के, तो उस केस में भी कंट्रोल आ सकता है, और ऐसी कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। It is possible to obtain such control in regard to the composition without making such investment in equity capital. Such a control may be by reason of an agreement, such as where one company may agree to advance fund to another company and in return may, under the terms of agreement, gain control over the right to appoint all or majority of the board of directors. Now, associate company. A company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company. Significant influence मतलब at least 20% control आपके पास होना चाहिए, and includes a joint venture company. And पहला नोट तो इसका हो गया 20% का। सेकंड नोट है, जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल मतलब 50-50% का कंट्रोल। नाउ अब आगे बढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, विच इज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 2 करोड़ है एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़ है। यहाँ पे बीच में एंड है, यानी दोनों लिमिट्स फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम ऐसी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलेंगे।
अब इसके लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज करवा देती हूँ। फॉर सपोज पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है एंड टर्नओवर 21 करोड़ है। क्या ये स्मॉल कंपनी है? नो। पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़ है एंड टर्नओवर अपना 17 करोड़ है। क्या ये पेड अप शेयर कैपिटल है? नो। कैपिटल 3 करोड़ है एंड टर्नओवर 22 करोड़ है। ये भी अपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। बट अगर मेरी कैपिटल 1 करोड़ है एंड टर्नओवर मेरा 19 करोड़ है, तो क्या ये स्मॉल कंपनी है? क्या ये स्मॉल कंपनी है? द आंसर इज यस, ये स्मॉल कंपनी है। तो इस एंड का याद रखना है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी small company means and covers the company which satisfies the following two conditions: paid up share capital not exceed 2 crores and turnover not exceed 20 crores. So अब ये क्या लिखा हुआ है? स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 कंपनी। अपन आगे पढ़ेंगे इसको। सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो कोई भी जो स्मॉल कंपनी होती है वो सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है, या फिर स्मॉल कंपनी कन्वर्ट भी नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी में, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी को सीजी रेगुलेट करते हैं। तो इन्होंने ये अलाउ नहीं कर रखा है कि जो एक स्मॉल कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट हो जाए सेक्शन 8 कंपनी में। अभी आगे और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये कंडीशंस तो है ही, बट ये जो फॉलोइंग कंपनीज हैं ये सेक्शन 8 कंपनी बन ही नहीं सकती हैं। फॉर सपोज पब्लिक कंपनी। सबसे पहला है पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी इसमें पब्लिक एट लार्ज का स्टेक होता है, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। एक होल्डिंग कंपनी, इसके नीचे सब्सिडरी कंपनीज है, ग्रुप कंपनीज है, तो ये भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। सब्सिडरी कंपनी सेम ग्रुप कंपनीज है, स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। सेक्शन 8 कंपनी सीजी का रेगुलेशन है तो नहीं बन सकती। और अगर कोई स्पेशल एक्ट कंपनी है, इसके लिए तो स्पेशल एक्ट ही है, तो इसे भी हम स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते हैं। ये आपको मेन एक याद रखने वाला पॉइंट है एमसीक्यू, कि जो हमारी स्मॉल कंपनी है और जो हमारी ओपीसी है, दोनों ही सेक्शन 8 कंपनी में नहीं कन्वर्ट हो सकती है। सेक्शन 8 अगेन सीजी के रेगुलेशन में होता है, तो इसलिए ना ही ओपीसी को अलाउ करा है ना ही स्मॉल कंपनी को अलाउ करा है कि वो सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेट हो जाए या इसमें कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट, ये दोबारा एक और एमसीक्यू वाला पॉइंट है कि जो सेक्शन स्मॉल कंपनी की रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न, उसका फॉर्म MGT 7A है और इसकी ड्यू डेट है 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ EGM। अब आगे तो बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस बची है। जैसे पहला, स्टैट्यूटरी कंपनी, ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए बनी हो, स्पेशल एक्ट में बनी हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस एक्ट। ऐसी कंपनीज को हम स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। ऐसी कंपनीज के एमओए बनाने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज उनके सारे रेगुलेशंस उनके स्पेशल एक्ट में ही लिखे हुए होते हैं, तो इन्हें अलग से एमओए की जरूरत नहीं होती है। They are governed by special act. However, provisions of Companies Act apply to the extent they are not inconsistent with the provisions of special act. ये पॉइंट मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। अब वही, ये तो रजिस्टर्ड कंपनी की डेफिनेशन है, ये मैंने आपको पहले ही सारे बता दिए। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। And now the last definition, section 2 clause 72, public financial institutions. अभी public financial institutions क्या होते हैं? जो कंपनी को लोन प्रोवाइड कराते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में हेल्प आउट करते हैं, वो सारे इसमें लिस्ट आउट हैं। PFI has been meant to be LIC, Infrastructure Development Finance Company Limited, specified company referred to in Unit Trust of India, and such other institutions as may be notified by CG, provided that no institution shall be so notified unless it has been established under any central or state act। मतलब वही गवर्नमेंट कंपनी वाली इसमें डेफिनेशन लिख दी है लास्ट में, तो कि एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी और पार्टली बाय बोथ। मतलब यही बोला गया है कि पीएफआई कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता जब तक उसे किसी नोटिफाई नहीं किया गया हो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट में, या फिर 51% उसकी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट्स हेल्ड करती हो। ऐसी इंस्टीट्यूशन को ही हम पीएफआई का स्टेटस दे सकते हैं, अदरवाइज नॉट।
तो हाँ जी, आई होप आपको यहाँ तक सारी डेफिनेशंस इजीली समझ में आ गई होंगी, एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सो अब हम अपन आगे बढ़ते हैं टू आर सेक्शन नंबर 3, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी अपन को फॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत होती है? मिनिमम मेंबर्स की। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7, प्राइवेट कंपनी 2 एंड ओपीसी 1। एंड मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट सिर्फ प्राइवेट कंपनी में गिवन है 200। ये बहुत ही बस सिंपल सा था, एमसीक्यू में आ सकता है आपके, तो इसे आप बस याद रखिएगा। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, ये भी सेक्शन 3 में ही गिवन है, तो अब इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हु कैन फॉर्म ओपीसी। तो ओपीसी कौन बना सकता है? एक नेचुरल पर्सन, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, जो कि माइनर नहीं है और इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है। रेसिडेंट हो या नहीं हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना बात आपको याद रखनी चाहिए, नेचुरल पर्सन हो, माइनर नहीं होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंस की कोई नीड नहीं है। रेसिडेंट की क्या डेफिनेशन है? जो ऐसा पर्सन जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज रहा हो इंडिया में, उसे हम रेसिडेंट कहेंगे। नो नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपको अभी ऊपर भी बता दिया था कि ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ना ही उसमें इनकॉर्पोरेट हो सकती है। नेक्स्ट इसका नोट पॉइंट क्या है कि ओपीसी कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं कर सकती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज मतलब ये जो अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज में ओपीसी कंडक्ट नहीं हो सकती है। अब ये बात तो हो गई कि ओपीसी को कन्वर्ट क्रिएट कौन कर सकता है। अब बात आती है कि अगर एक ओपीसी बन गई तो क्या हम उसे दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो जनरल रूल क्या है कि जिस दिन ओपीसी बनी है उसके 2 साल तक आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। वॉलंटरीली आप उसे 2 साल तक कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। बट हाँ, मैंडेटरी कन्वर्जन कब हो जाएगा? जब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाएगी, या फिर उसका टर्नओवर और है यहाँ पे, या फिर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। इन दो केसेस में ओपीसी का मैंडेटरी कन्वर्जन हो जाएगा, भली 2 साल पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मेंबर्स वॉलेंटरी कन्वर्ट उसे 2 साल के बाद कर सकते हैं, बट मैंडेटरी कन्वर्जन तो कभी भी हो सकता है। अभी अपन ने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू अदर कंपनी। अब अपन पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ अदर कंपनी इनटू ओपीसी। तो एक जो अदर कंपनी है, कोई एक प्राइवेट कंपनी है, वो ओपीसी में कब कन्वर्ट हो सकती है? जब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल सेम वही 50 लाख तक की हो, एंड यहाँ पे अब एंड आ गया है, उसका टर्नओवर 2 करोड़ तक का ही हो। ऐसी कंपनी ही ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है। और कन्वर्ट होने से पहले भी उसे हमने मेंबर्स से पूछना पड़ेगा बाय पासिंग एसआर कि क्या हम ओपीसी में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या। ये करने के साथ साथ कंपनी को एनओसी भी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा अपने मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स से, बिकॉज क्रेडिटर्स को पे करना है तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि कंपनी अपना स्टेटस चेंज कर रही है। और जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, कंपनी को ये रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा विद आरओसी विद इन 30 डेज, एंड फॉर्म है अपना MGT 14। इस रेजोल्यूशन के साथ साथ ही एप्लीकेशन भी जाएगी कि हमारा स्टेटस चेंज कर दो इन INC 6 विद आरओसी। ये तो अपन ने कन्वर्जन की बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं नॉमिनी की। बिकॉज सिंगल मेंबर कंपनी होती है, तो अगर वो मर गया तो उसके बाद कंपनी को संभालेगा कौन? इसके लिए एक नॉमिनी का नाम ऑलरेडी एमओए में लिखा जाता है, नॉमिनेशन क्लॉज में, कि मेंबर के बाद मेंबर, मतलब मेंबर की डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाता है, तो उसके बाद नया मेंबर कौन बनेगा उसका नाम इसमें लिखा जाता है। तो सेम नॉमिनी के लिए भी सेम क्लॉजेज हैं, सेम प्रोविजंस है कि वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
इसके साथ इसकी कंसेंट भी होनी चाहिए, मतलब किसी भी इंसान को ऐसी थोड़ी नॉमिनी बना दोगे, उसकी कंसेंट होनी चाहिए। उसका फॉर्म नंबर है INC3, जो कि हमें ROC को फाइल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं कि एक पर्सन है, क्या वो सेम टाइम पे दो कंपनी का नॉमिनी बन सकता है? द आंसर इज नो। क्या एक पर्सन सेम टाइम पे दो कंपनी का मेंबर बन सकता है? द आंसर इज नो। बट क्या सेम पर्सन सेम टाइम पे एक कंपनी का नॉमिनी और एक कंपनी का मेंबर बन सकता है? द आंसर इज यस। बट इसके आगे केस बनता है कि फॉर सपोज जिस कंपनी का ये नॉमिनी है उस कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाती है और अगर ये मेंबर बन जाता है, तो इस केस में तो ये यहाँ पे भी मेंबर हो गया, यहाँ पे भी मेंबर हो गया, तो ये तो वायलेशन हो गया। तो ऐसे केस में मेंबर को 182 डेज के अंदर अंदर इस वायलेशन को सही करना होगा। ये डेट आप याद रखना, बिकॉज ये आपके MCQ में आ सकती है। तो अभी तक अपन ने नॉमिनी के बारे में भी पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपन का चेंज ऑफ नॉमिनी। ये तीन केसेस अपन को गिवन है जिसमें अपन नॉमिनी को चेंज करेंगे। सबसे पहला तो नॉमिनी खुद ही अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है कि मैं नॉमिनी अब नहीं रहना चाहता। उस केस में नोटिस देगा नॉमिनी मेंबर को और OPC को। जैसे इन मेंबर को नोटिस मिलेगा वो 15 डेज में अदर पर्सन को नॉमिनेट कर देगा। सेकेंड केस, व्हेन नॉमिनी बिकम मेंबर, अगर मेंबर की डेथ हो जाती तो जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा। तो ये जो नॉमिनी की खाली स्पेस है उसमें एक नया मेंबर, नया नॉमिनी अपॉइंट करना होगा विद इन 15 डेज। एंड थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉमिनी, अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है या फिर वो इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मेंबर को लगता है कि यार ये नॉमिनी नहीं रहना चाहिए, तो उस केस में मेंबर किसी और पर्सन को नॉमिनी बना सकता है। तो इन सभी केसेस में जिनमें नॉमिनी चेंज हो रहा है, तो कंपनी को जैसे ही ये पता चलेगा कि नॉमिनी चेंज हो गया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें नोटिस फाइल करना पड़ेगा विद ROC कि हमने अपना नॉमिनी चेंज कर दिया है इन INC4 फॉर्म। समझ में आया ये पूरा? अब बात हो रही है OPC की, बट हम OPC क्रिएट क्यों करें, मतलब बेनिफिट क्या है हमें OPC क्रिएट करने के? तो ये कुछ रिलैक्सेशंस है जो OPC को प्रोवाइड करे हुए हैं। सबसे पहला तो कैश फ्लो स्टेटमेंट OPC को नहीं बनाना है। उसकी एनुअल रिटर्न को एक डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक डायरेक्टर से भी साइन हो सकते हैं। फोर्थ वन, इसकी जो बोर्ड मीटिंग होती है वो अगर 6 महीने में सिर्फ एक बार कंडक्ट हो रही है तो भी चलेगा। नॉर्मल कंपनीज के प्रोविजन अलग रहते हैं, उन्हें 4 कंडक्ट करनी पड़ती है, बट OPC सिर्फ दो भी होल्ड करे, यानी आधे आधे साल में एक, यानी टोटल पूरे साल में 2 मीटिंग्स भी होल्ड हो रही है तो भी चलेगा। एंड द लास्ट, उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो 6 महीने में फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अदर कंपनी के लिए तो डिफरेंट प्रोविजन रहते हैं, बट OPC 6 महीने में भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल कर सकती है। तो ये सब अपन ने अभी चार्ट से पढ़ लिए, जितने भी मेन अपने की पॉइंट्स थे, की वर्ड्स याद रखने के थे, वो सब इसमें लिखे हुए हैं। अब अपन इसे बुक से पढ़ लेते हैं। A company may be formed 7 or more person public company, 2 or more person private company, 1 person OPC. अब ये मेन अपने कुछ इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि अपने सेक्शन 7 में भी आएंगे, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स ROC के पास फाइल होते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो फाइल हो जाएंगे एंड देन ROC हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सिन नंबर भी एलोकेटेड होगा, जैसे हमारा आधार नंबर होता है इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, वैसे ही कंपनी के आइडेंटिफिकेशन के लिए सिन नंबर होता है। कंपनी को जितने भी उन्होंने ROC को कॉपीज सबमिट करें, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करें, उन सब की कॉपीज उन्हें प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और कब तक संभाल के रखनी पड़ेगी? जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से 3 पॉइंट है। ROC अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करके सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसमें सिन नंबर लिखा हुआ होगा। और जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, कंपनी को जितने भी उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे ROC को, वो सारे संभाल के रखने पड़ेंगे अंटिल डिसोल्यूशन। अब अपन 1 पर्सन कंपनी पे आ गए।
ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, रिकमेंडेड बाय मतलब ये कॉन्सेप्ट का रिकमेंडेशन जे जे ईरानी कमेटी ने दिया था, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। सी मैं आपको साथ साथ ही नोट कराती चल रही हूँ, आप भी अपने पास नोट करते हुए चलना, क्या ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं। Who can form OPC? Natural person other than minor Indian citizen, whether resident or not. Resident में एटलीस्ट 182 डेज का स्टे होना चाहिए। अब वही आगे पॉइंट, कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। अब कन्वर्जन वाली बात आ गई कि वो वॉलेंटरी कन्वर्ट नहीं कर सकते विद इन 2 ईयर्स, बट मैंडेटरी कन्वर्जन में अगर उनकी कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो गई या फिर टर्नओवर उनका 2 करोड़ से ऊपर हो गया तो इस केस में वो मैंडेटरी कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब नॉमिनी पे आ जाते हैं। एमओए में नॉमिनी का नाम लिखना होता है जो कि एक नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए, माइनर नहीं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो या नहीं हो चलेगा। उसकी कंसेंट जाएगी आईएनसी 4 में कि वो मेंबर बनने के लिए रेडी है। अगर जो अभी उनका प्रेजेंट मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाता है तो उस केस में वो मेंबर बन जाएगा। अब ये जो फॉर्म है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, आईएनसी 4। ये जो फॉर्म है आईएनसी 4, ये जो अपन के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आईएनसी 32, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म अपना आईएनसी 32 स्पाइस है, एंड कंसेंट का फॉर्म अपना आईएनसी 4 है। तो जब अपना इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म जा रहा होगा तो उसी के साथ चिपक के कंसेंट का फॉर्म भी जाएगा कि हाँ हमारा ये नॉमिनी है और इसके ये कंसेंट है। अब आगे ये वही पॉइंट है, अ नेचुरल पर्सन शैल बी मेंबर इन ओनली वन ओपीसी एंड ऑल्सो नॉमिनी इन ओनली वन ओपीसी। दैट मीन्स सेम मेंबर पर्सन कैन बी मेंबर इन वन ओपीसी एंड कैन बी नॉमिनी इन अनदर ओपीसी। बट अगर वो जिस कंपनी में नॉमिनी था उसमें अगर वो मेंबर बन जाता है तो उसे इसे सही करना पड़ेगा विद इन 182 डेज। अब ये चेंज ऑफ नॉमिनी वाले पॉइंट्स आ गए सारे। विड्रॉ ऑफ कंसेंट, मेंबर मेंबर को नोटिस देगा, मेंबर और ओपीसी को नोटिस देगा नॉमिनी, विद इन 15 डेज दूसरे पर्सन को नॉमिनेट कर लिया जाएगा अलॉन्ग विद हिज रिटर्न कंसेंट इन आईएनसी 3। फिर रिप्लेसिंग नॉमिनी आ गया कि मेंबर कभी भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है इन केस ऑफ एनी डेथ, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर रीजन by obtaining prior written consent of the new nominee. Member can do so by giving prior intimation in writing to the company. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया, when nominee become member he shall nominate new nominee within 15 days। अभी जितने भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में कंपनी अपने आरओसी को बताएगी विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस इन फॉर्म आईएनसी 4। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अभी तक अपन बात कर रहे थे कि नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन वही कंपनी के नॉमिनी या मेंबर बन सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ क्या एक एनआरआई कंपनी का मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। द आंसर इज यस, बिकॉज रेसिडेंटशिप की इस पे कोई कंपल्शन नहीं है, तो ये नॉन रेसिडेंट है तो चलेगा, ऊपर से ये इंडियन सिटीजन है तो चल जाएगा, बिकॉज ये नेचुरल पर्सन भी है, माइनर नहीं है, एंड इंडियन सिटीजन है, एंड रेसिडेंस की तो एप्लीकेबिलिटी देखी ही नहीं जाती है, तो ऐसे केस में एनआरआई भी मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। इवन एनआरआई कैन फॉर्म एंड बिकम मेंबर ऑफ ओपीसी, द आंसर इज यस। अब ये रिलैक्सेशंस आ गए, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो, एनुअल रिटर्न कैन बी साइन बाय डायरेक्टर एंड नॉट नेसेसरली अ सीएस, कैन साइन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, is required to hold only one meeting of the board in each of the half calendar year, are allowed to file financial statements within 6 months from the close of the financial year। हाँ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है, ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मतलब कंपनी घर पे ही चिट्ठियां भिजवाती है कि आप अपना जो भी आपका इस डिसीजन पे हाँ या ना है वो आप लिख के हमें वापस भेज दो। तो ओपीसी को ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे कोई भी बिजनेस डिसीजन ले, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास करे पोस्टल बैलेट के थ्रू। वो सारे जो भी अपने नॉर्मल तरीके से रेजोल्यूशन पास होते हैं कि सारे मेंबर्स एक जगह पे मिल रहे हैं एंड देन रेजोल्यूशन पास हो रहा है, उसके थ्रू भी अपने सारे बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकती है। मतलब उसने पोस्टल बैलेट फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
हाँ जी, अभी तक अपन ने रिलैक्सेशंस पढ़ लिए थे। अभी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रखे हैं जो कि आप खुद रीड करोगे, बहुत ही सिंपल से हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही मतलब रियल लाइफ बेनिफिट्स दे रखे हैं, तो ऐसा कुछ इनमें खास नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज शेयर सर्टिफिकेट। In case of OPC, every share certificate shall be issued under the seal affixed and signed by one director and one CS. If OPC does not have common seal, शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय वन डायरेक्टर एंड CS। अब ये क्या पॉइंट है, ये अपन का बिल्कुल ना वो कॉमन सील वाले पॉइंट से रिलेटेड मतलब सेम हो गया कि अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो वो कॉमन सील अफिक्स हो जाएगी, और अगर कॉमन सील नहीं है तो एक डायरेक्टर एंड एक CS भी साइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये एंड नहीं आएगा, यहाँ एंड नहीं आएगा और आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी। अगर जो भी अपन ने नॉमिनी से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े, अगर उसमें कंपनी कोई भी नॉन कंप्लायंस करती है तो कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे 5,000 की पेनल्टी लगेगी। और अगर वो स्टिल कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, मतलब कि जैसे मैं बात करती हूँ कि जो नॉमिनी था वो मेंबर बन गया बिकॉज एग्जिस्टिंग मेंबर मर गया, तो जो नया मेंबर बना है उसे 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट नहीं करा तो जितने टाइम का डिले होगा उतने टाइम के लिए फर्दर फाइन भी लगेगा, विच में एक्सटेंड टू 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट ऑफेंस ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। मतलब जितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उस हिसाब से 500 हर दिन के हिसाब से फाइन लगता जाएगा कंपनी पर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर। हम्म। अब अपन ने जो पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू अनदर कंपनी, तो वही पॉइंट है यहाँ पे कि कोई भी ओपीसी वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं हो सकती है अंटिल 2 years हैव बीन एक्सपायर्ड। बट मैंडेटरी कन्वर्जन कब हो जाएगा, जब पेड अप शेयर कैपिटल 50 से ऊपर हो गई एंड एनुअल। यहाँ पे भी और रही है कुछ गलतियां, इन्हें मैं सही कर दूंगी एंड आपको अपडेटेड PDF ही मिलेगा। हम्म। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर है और एनुअल टर्न या फिर एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो इस केस में मैंडेटरी कन्वर्जन करना पड़ेगा। इट इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी कन्वर्ट इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। और अगर इसमें कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसमें ओपीसी यानी कंपनी और जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है उस पे फाइन लगेगा अप टू 10,000 का। और अगर ये भी कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट निकलता है, मतलब जब से ये लिमिट ऊपर हो गई और तब भी इन्होंने अगर कन्वर्जन नहीं किया, तो जब तक कन्वर्जन नहीं करेंगे उसमें 1,000 हर दिन के हिसाब से फाइन लगता हुआ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई दूसरी कंपनी है वो ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अदर देन सेक्शन 8 जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक है और एनुअल टर्नओवर भी 2 करोड़ तक का ही है, वो कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है बाय पासिंग एसआर। बट एसआर पास करने से पहले उन्हें एनओसी लेनी पड़ेगी मेंबर से और क्रेडिटर्स से। ये जो एसआर पास होगा वो आरओसी के पास फाइल करना होगा विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ पासिंग सच एसआर। फॉर्म नंबर है MGT 14। कंपनी को पूरी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद आरओसी ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। फर्स्ट, declaration by director that members and creditors have given their consent। हमारे members और creditors दोनों राजी है कि ये कन्वर्जन हो जाए। दूसरा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, जो भी उनके लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी प्रोवाइड कराने होंगे आरओसी को। और नो ऑब्जेक्शन लेटर जो कि हमें मेंबर्स और क्रेडिटर्स से मिला है वो भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और जैसे ही हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें देंगे, आरओसी उन्हें चेक करेगी और उन्हें लगता है कि ये सही है तो वो हमारा रजिस्ट्रेशन चेंज करके हमें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो गाइज, इसमें से पढ़ना तो हो सकता है कि आपको याद नहीं रहे कि क्या प्रोसेस है, बट मैंने यहाँ पे जिस तरह से आपको ये पूरे चार्ट में लिख के दिया इससे आपको बहुत इजीली इजीली रिटेन रहेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है।
तो इन चार्ट्स का ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपको इससे फटाफट रिवाइज करने में, जो भी आपके प्रोसेस है उन्हें फटाफट रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट मी गाइस। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस तरह से अपन ने ओपीसी को बनाया है, उसके मेंबर्स कौन हो सकते हैं, नॉमिनी कैसे हो सकते हैं, कैसे उसका कन्वर्जन हो सकता है। आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। गाइस, मैं ये सोच रही हूँ कि हमारी वीडियो 1 घंटा 20 मिनट की बन चुकी है, तो मैं ज़्यादा एक ही वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। अपन ने सेक्शन 3 पढ़ लिया है और अब उसके बाद अपने 4 से 22 तक सेक्शंस बचे हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि इसके लिए अपन ऑल टुगेदर नया वीडियो रख लेंगे, बिकॉज अब बनाएंगे तो कम से कम 10A तक भी कवर करने के लिए 1 घंटा और स्ट्रेच हो जाएगा। तो मैं ऐसे करती हूँ कि अभी तो मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करती हूँ, इतना आपको मैं अपलोड करके दे देती हूँ। एंड उसके बाद बाकी के जो बचे हुए सेक्शंस हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूंगी। ठीक है? तो अभी तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक रही हूँ। आई होप अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा मुझसे पढ़ के, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सो मैं अभी के लिए तो आप लोगों से टाटा बाय बाय लेती हूँ और जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। चलो ठीक है, ओके बाय।